हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ये हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित जो ईवीएस आनी है उसमें 30 नंबर की, उससे संबंधित हमारा सेकंड लेक्चर है। सिलेबस के अनुसार जो हमारी फर्स्ट यूनिट दी है, हमारा परिवार एवं हमारे मित्र, उसके अंदर जो हमने परिवार वाला टॉपिक है उसको शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि परिवार क्या होता है, परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और परिवार के बारे में हमने और बहुत सारी बातें जानी थी। परिवार से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं हमने याद की थी। आज हम जानेंगे कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं और साथ ही परिवार के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिवार की विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले परिवार की विशेषता हमें दी गई है कि सामाजिक संरचना में क्या होती है, केंद्रीय स्थिति होती है परिवार की। देखा जाए कि समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है, अतः परिवार की सामाजिक संरचना में क्या होती है, केंद्रीय स्थिति होती है। ये क्या है, परिवार की एक विशेषता है। नेक्स्ट, अगर यदि देखा जाए सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार के लिए व्यक्ति सदैव ही कुछ ना कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। इसी कारण परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है, अतः प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। ये भी एक परिवार की विशेषता हो गई। नेक्स्ट यदि देखा जाए, नेक्स्ट है हमारे भावात्मक आधार, भावनाएं जुड़ी रहती हैं। देखा जाए तो परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं, जो पारिवारिक संगठन को क्या करती हैं, सुदृढ़ बनाती हैं। ये हमारे परिवार की तीसरी विशेषता हो गई। वहीं यदि चर्चा की जाए परिवार क्या है, एक अस्थायी और स्थायी, स्थायी और अस्थायी क्या है, संस्था है। मृत्यु, पृथककरण, तलाक आदि से परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, अर्थात परिवार अस्थायी है, लेकिन एक संस्था के रूप में यह अमर अर्थात परिवार स्थायी है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु से कुछ, हमारे जैसे परिवार रहता है उसमें मृत्यु से कुछ लोगों की कमी आती जाती है, और जैसे ही नए बच्चे जन्म लेते हैं तो हमारा परिवार वापस से संख्या में परिपूर्ण हो जाता है। इससे न संख्या अधिक होती है और न ही संख्या ज्यादा कम होती है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये भी परिवार की एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता शब्द से हम परिचित हैं, जो सभी जगह उपलब्ध हो। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन हो, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा, यह निश्चित बात होती है। यानी कि परिवार की क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है। अगला देखा जाए सीमित आकार। सीमित आकार, पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है तथा नई पीढ़ी के आने पर सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक बनी रहती है। इससे परिवार का आकार क्या क्या रहता है, सीमित बना रहता है। अगला अगर देखा जाए तो हमारा है रचनात्मक प्रभाव। क्या होते हैं रचनात्मक प्रभाव, मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसे शिशु की क्या कहा जाता है, प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसीलिए हम ऐसा जनरलाइज कर देते हैं कि उसका परिवार ऐसा है तो वह भी बच्चा वैसा ही होगा। इसी को रचनात्मक प्रभाव कहा जाता है। यानी कि परिवार का बच्चे की मनोवृत्ति, आदतों और पर गहरी क्या होती है, छाप होती है। जैसे परिवार रहेगा वैसे ही बच्चा रहेगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, परिवार को बच्चे की या मनुष्य की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए सामाजिक नियंत्रण, परिवार में कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि इसे सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। पारिवारिक सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण रहता है। अगला अगर देखा जाए वंश नाम की एक व्यवस्था, सभी परिवार के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। इसी के नाम से इसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंशनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनाम कह लो या फिर वंशनाम कह लो। पितृवंशी परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशी परिवारों में यह माता के वंश के आधार पर होता है। अगला यदि देखा जाए विवाह एवं यौन संबंध, विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंधी स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेते हैं तथा माता पिता व संतान मिलकर परिवार रूपी संस्था का निर्माण करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन याद की थी कि माता पिता व संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। मतलब यदि इनमें से यदि एक की भी कमी होती है तो वह परिवार परिवार न कहलाकर क्या कहलाता है, गृहस्थी कहलाता है। वह परिवार परिवार न कहलाकर गृहस्थी कहलाता है। और हमने कहा था कि इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला यदि देखा जाए आर्थिक बंधन, परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति में ही नहीं बनते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य आर्थिक बंधन भी करते हैं।
परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक परिवार को कोई ना कोई आर्थिक कार्य करना पड़ता है। प्रजनन परिवार का एक महत्वपूर्ण लक्षण संतानोत्पत्ति है। संतानोत्पत्ति के माध्यम से निरंतरता बनी रहती है। और यदि हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में तो संतानोत्पत्ति के द्वारा ही व्यक्ति जो है वह पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। परिवार, अब देखा जाए हाँ, यहाँ पर हमारी परिवार की विशेषताएं समाप्त हुई हैं। अब हम देखते हैं परिवार के प्रकार। यहाँ यदि देखा जाए तो परिवार जो है वह कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम हुआ था 2016 उसमें, कि परिवार को कितने क्या क्या केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं किया जा सकता। अतः परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार है, देखते हैं हम। सबसे पहले देखा जाए तो परिवार को हमें संख्या के आधार पर परिवार मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसका नंबर 1 है एकाकी, केंद्रीय, नाभिक, मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार। ये क्या होता है इसको जानते हैं। परिवार का यह सबसे छोटा रूप है जिसमें पत्नी, पति व आश्रित बच्चे रहते हैं। शादी होते ही बच्चा अलग हो जाए एकाकी, केंद्रीय, नाभिक, मूल्य या दाम्पत्य मूलक परिवार कहलाता है। इनके ये सभी नामों को हमें याद करना होगा, बस किसी भी नाम से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस हेतु वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया, जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। देखा जाए तो यदि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, शादी करके अलग हो जाते हैं, तो जो वृद्धजन होते हैं वह भी क्या किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आश्रित की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वह जैसे ही वह एकल परिवार बनाता है तो वह वृद्ध में वह किस पर आश्रित रहे इसका मतलब निर्णय नहीं हो पाता है। इसके लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख व कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया है। अगला देखा जाए तो वर्तमान में ऐसे परिवार शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं और धीरे धीरे भारत में भी ऐसे परिवारों की वृद्धि हो रही है। एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होता है। नेक्स्ट देखा जाए, इन परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है? आत्मनिर्भरता का और निर्णय लेने की क्षमता का विकास बहुत अच्छी तरह हो जाता है। किन परिवारों में? एकल परिवारों में। इसको हम एकल परिवार का या केंद्रीय परिवार का या नाभिक परिवार का गुण भी मान सकते हैं। एकाकी परिवार बनने के कुछ कारण हैं, इनको देखा जाए। सबसे पहला क्या? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जैसे एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं और उनके बच्चे होते जाते हैं, तो इससे मतलब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, इससे एकाकी परिवार बन रहे हैं। स्वतंत्र रहने की इच्छा, एकल परिवार होती है उसमें ज़्यादा बाध्यताएं नहीं रहती हैं, स्वतंत्र रहते हैं व्यक्ति, तो स्वतंत्र रहने की इच्छा भी एकाकी परिवार बनने का कारण है। सामाजिक बदलाव, एक सामाजिक बदलाव जैसे कि कल्चरल इफेक्ट आ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज जो हमें इफेक्ट दे रही हैं, तो इस कारण भी एकाकी परिवार बन रहे हैं। अर्थ की प्रधानता यानी कि पैसे को महत्व दिया जा रहा है। रोजगार और व्यवसाय के लिए अगर देखा जाए तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिससे एकल परिवार बन रहे हैं। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, ये भी एक कारण है। स्वतंत्र रहने की चाहे बात की अपन ने, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिससे एकाकी परिवार बन रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है संयुक्त परिवार। यह परिवार का बड़ा रूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां रहती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे एकल परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे वो साथ में रहे, यदि एकल एकल ना बने तो वह संयुक्त परिवार होता है, हम सभी जानते हैं। और भारत में संयुक्त परिवार का ही कल्चर रहा है। कुछ हमें बातें याद करने के लिए हैं, ध्यातव्य रहे। अहोम आदिवासी ने समाज को खेल में विभाजित किया था। किसने? अहोम आदिवासी ने। अगर पूछा समाज को किसमें विभाजित किया है? खेल में विभाजित किया है। या फिर समाज को खेल में किसने विभाजित किया है? तो अहोम आदिवासी, इस नाम को याद रखना है। एक और डेफिनेशन है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है। यह कथन किसका है? तो ये के एम कपाड़िया का है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा, किसने कहा है? संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मूलर ने कहा है। अब संयुक्त परिवार के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। संयुक्त परिवार में संयुक्त समिति होती है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है, एकल परिवार की तुलना में ज्यादा स्थायी रहते हैं संयुक्त परिवार। साझा निवास स्थान होता है, एक ही जगह पर बहुत सारे परिवार देखा जाए, एकल परिवार साथ में रहते हैं। एक ही धर्म रहता है, सहकारी संगठन है, उत्पादक इकाई है, मतलब जो भी उत्पादन होता है वो एक ही जगह एकत्रित होता है। पारस्परिक अधिकार होते हैं और बहुत सारे दायित्व होते हैं। आकार बड़ा होता है, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण होता है, मतलब एक स्तर होते हैं सदस्यों के बीच में। अब संयुक्त परिवार के गुण देखा जाए, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं और उनकी उपयोगिता और महत्व क्या है।
आर्थिक उन्नति को निश्चित करता है। एकल परिवार में जहाँ आर्थिक संकट आ सकते हैं, ज्यादातर संयुक्त परिवारों में नहीं आते हैं, वे एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। श्रम का विभाजन होता है, एक ही व्यक्ति पे काम नहीं पड़ता है। समाजवाद है, बचत होती है, विश्राम के लिए अवसर मिलता है। एक काम यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर लेता है तो दूसरे को विश्राम करने की आवश्यकता, विश्राम करने का समय मिल जाता है। सामाजिक बीमा, सामाजिक गुण होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के कुछ दोष हैं या अवगुण हैं। निकम्मों का घर, कभी कभी ऐसा होता है, एक संयुक्त परिवार में देखा जाए तो एक ही व्यक्ति काम करते रहते हैं और दूसरा निकम्मों की तरह घर में पड़ा रहता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक, अब हर जगह जब रोक टोक होती है या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक ही व्यक्ति करता रहता है, दूसरे व्यक्ति को सीखने का समय ही नहीं मिलता या अवसर ही नहीं मिलते, तो इससे उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती है। मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन, बार बार मतलब एक ही चीज का निर्णय लेने के लिए बड़े के पास जाना, तो मुकदमेबाजी बढ़ी रहती है। झगड़ों को उत्पन्न करता है, सब जानते हैं। एकांत का अभाव रहता है, कोई व्यक्ति यदि एकांत में रहना चाहे तो नहीं रह सकता। अनियंत्रित प्रजनन होता है। कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक वही बात है, एक ही व्यक्ति यदि एक काम करेगा तो अन्य को सीखने का मौका नहीं मिलेगा। स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी, बहुत सारे रोक टोक देखा जा संयुक्त परिवारों में होती है, जिससे स्त्रियों की दुर्दशा बनी रहती है। सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आज के लिए हमने जाना है कि परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमने विशेषताओं पर चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की कि परिवार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिनमें से हम कुछ प्रकार जाने हमने, जिनमें से एक होते हैं क्या, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। और भी परिवारों का वर्गीकरण किया गया है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि आपको जल्दी मिलेगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी उसको बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।